माँ की बनारसी साड़ी। आज फिर अलमारी खोलते ही पूर्णिमा की नजर जब बनारसी साड़ी पर पड़ी तो वह उदास हो उठी। साड़ी को हाथ में उठाकर उसे सहलाते हुए वह सोचने लगी कि आज भी इसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसका रंग तो आज भी वैसे ही चटक है जैसा सालों पहले था। याद है उसे अपने बहुभात रिसेप्शन पर जब उसने यह साड़ी पहनी थी, तब जाने कितनों की नजरें इस बनारसी साड़ी पर अटक गई थी। अटके भी क्यों ना, यह बनारसी साड़ी थी ही इतनी खूबसूरत। तो केवल खास शुभ अवसरों पर ही पूर्णिमा इस बनारसी साड़ी को पहनती और फिर तुरंत ही उसे ड्राई वॉश करवा कर अलमारी में रख दिया करती थी। अपनी शादी की सालगिरह पर भी जब वह इस बनारसी साड़ी को पहनती तो रजत, उसके पति, उसे अपलक देखते रह जाते थे, जैसे वह आज भी कोई नई नवेली दुल्हन हो। लाल हरे रंग के इस बनारसी साड़ी में पूर्णिमा का गोरा रंग और दमक उठता था। मम्मी, वो पापा कब से आपको आवाज लगा रहे हैं? पीछे से जब अलीमा बोली तो पूर्णिमा ने वह बनारसी साड़ी झट से अलमारी के एक कोने में लगभग ठूंस दिया और कुछ यूं ही ढूंढने का नाटक करने लगी। आप अलमारी में कुछ ढूंढ रही हो मम्मा? अलीमा ने पूछा तो पूर्णिमा बोली कि नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसे लगा कि पूर्णिमा हाथ में कुछ पकड़े अपने आप से बुदबुदा रही थी और जैसे ही उसकी आवाज सुनाई पड़ी झट से उसने वह चीज अलमारी में रख दिया। लेकिन पता नहीं वह झूठ क्यों बोल रही है कि अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा है। आप बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ ना, अलीमा बोली। तो अलमारी बंद कर पूर्णिमा कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ खास जरूरी नहीं था, तुम रहने दो। ठीक है मम्मा, लेकिन वो पापा आपको बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, तुम जाओ, बोलकर पूर्णिमा ने फिर एक बार अलमारी खोलकर उस चीज को देखा और भरे मन से अलमारी बंद कर दिया। बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? सोफे पर रजत के बगल में बैठती हुई पूर्णिमा बोली तो रजत कहने लगा कि उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर अमेरिका से पल्लवी दीदी अपने पति के साथ आ रही है, तो सोच रहा था कि ऊपर का कमरा ठीक ठाक करवा कर पूरे घर को पेंट करवा दिया जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जो करना है करो ना, जरा झुंझलाते हुए पूर्णिमा बोली। जैसा लगता है कि हर काम तुम मुझसे पूछ कर ही करते हो। अलीमा ने महसूस किया कि जब से वह अपने कमरे से बाहर आई है थोड़ी बेचैन नजर आ रही है। कारण क्या है पता नहीं, पर जानना चाहती थी। अरे पूछ इसलिए रहा हूँ कि तुम कहो तो। आधी बात बोलकर रजत चुप हो गए, फिर बोले, अच्छा आलोक को वॉक पर से आ जाने दो, फिर बात करते हैं। ये लो, आलोक भी आ गया। मैं कह रहा था कि ऊपर का कमरा ठीक ठाक करवा कर पूरे घर में पेंट करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? दीपावली भी आ रही है। हाँ, थोड़ा खर्चा तो आएगा, लेकिन घर की लाइफ भी बढ़ जाएगी। बोलो, तुम क्या कहते हो बेटे? बेटे आलोक की तरह मुखातिब होकर रजत बोले तो वह कहने लगा कि यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। पूर्णिमा की तरफ देखते हुए रजत बोले और फिर उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन पूर्णिमा ने उनकी बातों पर हाँ ना कुछ भी नहीं कहा और वह भी उठकर किचन में चली गई। किचन में भले ही वह अलीमा का हाथ बटा रही थी, पर उसका दिल दिमाग अब भी उसी साड़ी पर अटक हुआ था कि काश वैसा न हुआ होता तो कितना अच्छा होता। पूर्णिमा को गुमसुम उदास देखकर अलीमा ने कई बार हिम्मत जुटाई,
पूछने की कि क्या बात है, क्यों वह इतनी चुपचाप है, लेकिन पूछ नहीं पाई। खैर, खा पी कर आलोक और रजत दोनों ऑफिस के लिए निकल गए और कुछ देर बाद अलीमा भी यह कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई कि आज वह जल्दी घर आ जाएगी। कहीं न कहीं उसे पूर्णिमा की उदासी बेचैन कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। भले ही रजत और आलोक ने मार्क न किया हो, पर अलीमा इंसान का चेहरा अच्छे से पढ़ना जानती है। अपनी सोच में डूबी अलीमा तो ऑफिस पहुंच गई, लेकिन इधर सबके ऑफिस जाने के बाद पूर्णिमा अपने कमरे में आकर सिसक सिसक कर रोने लगी। दरअसल आज ही के दिन पूर्णिमा की माँ का देहांत हुआ था और वह बनारसी साड़ी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसके पास वह इस दुख में मरी जा रही थी कि अपनी माँ की आखिरी निशानी भी वह संभाल कर रख नहीं पाई ठीक से। उसने तो मना किया था, पर रजत ही जिद करके उसे दीपावली पर वह बनारसी साड़ी पहनने को मजबूर कर दिया था कि वह इस साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। रजत का मन रखने के लिए जब वह उस साड़ी को पहनकर छत पर दीपावली मनाने गई तो जलता हुआ एक फूल चक्री उसके आंचल में लग गया और देखते ही देखते उसका आंचल जलने लगा। वह तो रजत ने देख लिया, वरना उस साड़ी के साथ पूर्णिमा भी जलकर खाक हो जाती उस दिन। दोस्त तो इसमें किसी का भी नहीं था। एक होनी थी जो हो गई, लेकिन पूर्णिमा आज भी उस बात के लिए रजत को ही दोषी मानती है कि उसने जिद के कारण उसकी माँ की आखिरी निशानी आग में जल गई। पहन तो नहीं सकती अब वह उस साड़ी को, पर उसकी माँ की आखिरी निशानी है इसलिए संभाल कर अलमारी में रख दिया। लेकिन जब कभी भी उसकी नजर उस साड़ी पर पड़ती थी तो दिल में माँ की याद हुक मारने लगती है। पूर्णिमा की माँ ने अपनी इकलौती बेटी की शादी को लेकर हजारों सपने देखे थे। बचपन से ही वह उसके लिए गहने कपड़े जोड़ जोड़ कर रखती आई थी। रजत ने जब उसकी शादी ठीक हुई तो इतना रोई थी वह, यह सोचकर कि नाजों से पली गुड़िया बेटी अब पराई हो जाएगी, फिर कैसे जिएगी वह उसके बिना। लेकिन फिर उसने खुद को ही समझाया था कि बेटियां पराई थोड़ी ही होती है, बल्कि शादी के बाद तो वह और अपने माँ बाप के करीब आ जाती है। और फिर कौन सा उसका ससुराल बहुत दूर है, जब मन होगा चले जाएंगे मिलने, बिटिया भी आती ही रहेगी। सगाई के 1 महीने बाद ही शादी का डेट पड़ा था। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन यहाँ होना तो कुछ और ही मंजूर था। पूर्णिमा की शादी की खरीदारी करके जब उसके माँ बाबूजी वापस घर लौट रहे थे, तब एक ट्रक के टक्कर से उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और जिससे पूर्णिमा की माँ की मौके पर ही मौत हो गई। मगर उसके बाबूजी बच गए थे। चूंकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए सबके विचार विमर्श से यह तय हुआ था कि पूर्णिमा की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़के वाले शायद न रुके, और अगर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर लिया तो फिर क्या करेंगे हम। दिल पर पत्थर रखकर पूर्णिमा के बाबूजी ने कलपते हृदय से बेटी को विदा कर दिया था। विदाई के समय उनकी माँ की बनारसी साड़ी पूर्णिमा के हाथों में पकड़ाते हुए बाबूजी बोले थे कि यह उनकी माँ की आखिरी निशानी है, जिसे वह उनका आशीर्वाद समझकर रख ले। जब जब वह उस साड़ी को पहनेगी, लगेगा उसकी माँ उसके साथ साथ है। अपनी माँ की बनारसी साड़ी सीने से लगाते हुए पूर्णिमा सिसक पड़ी थी। यह बनारसी साड़ी पूर्णिमा के लिए सबसे अजीज थी, लेकिन इस साड़ी में उसकी माँ की यादें जो बसी थी। जब भी वह इस साड़ी को पहनती, उसमें से उसे अपनी माँ की खुशबू आती थी। आज भी याद है उसे
जब भी उसकी माँ इस बनारसी साड़ी को पहनती थी, पूर्णिमा झांक झांक कर उन्हें देखती और कहती, माँ इस साड़ी तो बहुत सुंदर है, हम भी पहनने जरा। उस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती थी, अभी वह बच्ची है, नहीं संभलेगी उससे इतनी भारी साड़ी, लेकिन जब वह बड़ी हो जाएगी ना, तब इस साड़ी को पहन सकती है। इस बनारसी साड़ी में पूर्णिमा की माँ की कोई देवी की तरह दिखाई देती थी। वह पूर्णिमा को बताया करती थी कि वह बनारसी साड़ी उसकी शादी के लिए खास काशी से मंगवाई गई थी। उस बनारसी साड़ी की सबसे खास बात यह थी कि उसमें सोने चांदी के बारीक तार से तारकशी की गई थी। उसकी शादी के सारे गहने भी बनारस से गढ़वाए गए थे। पूर्णिमा का नानी घर बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता था। वहां उसके नाना बहुत बड़े जमींदार थे पहले, लेकिन अब न तो जमींदार रहे और न जमींदारी। उनके निकम्मे नालायक नकारा बेटों ने पिता की ही सारी जमीन जायदाद बेच बाच कर शराब जुए में उड़ा डाला। वो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। व्यर्थ ही उन्होंने दिन तेरा करके इतना धन कमाया, सब बेकार ही हो गया। पूर्णिमा की माँ अपनी बनारसी साड़ी को सिंदूर चूड़ी की तरह ही सुहाग का प्रतीक मानती थी। वह अपनी साड़ी को बड़े ही यत्न से संभाल कर रखती थी। शुभ अवसरों पर ही वे इस साड़ी को पहना करती थी और फिर तह करके अच्छे से अलमारी में रख दिया करती थी। पूर्णिमा को यह साड़ी सौंपते हुए उसके बाबूजी ने कहा था कि यह बनारसी साड़ी उसकी माँ के दिल के बहुत करीब था, इसलिए वह इसे अच्छे से संभाल कर रखे। लेकिन अफसोस कि पूर्णिमा अपने बाबूजी की उम्मीदों पर खरी न उतर पाई। ऑफिस से आकर देखा तो पूर्णिमा अब भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। मम्मा ठीक हो आप? पूर्णिमा के पास बैठते हुए अलीमा ने पूछा तो वह बोली कि हाँ ठीक है। मम्मा सुबह से देख रही हूँ आप उदास लग रही हो, प्लीज कोई बात है तो मुझे शेयर कर सकती हो आप। पूर्णिमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए अलीमा बोली, आलोक ने कुछ कहा आपसे? तो फिर पापा से झगड़ा हुआ? नहीं तो फिर क्या बात है, बताओ ना मुझे। लेकिन पूर्णिमा क्या बताती उसे, क्या समझ पाएगी वह उसकी भावनाओं को? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह उसे नहीं समझती, लेकिन आज के जनरेशन को इमोशनल कैसी बातें फिजूल सी लगती हैं। अब उसके खुद के बच्चे ही माँ की बातों को इमोशनल फूल फालतू बकवास कहकर हंसी में उड़ा देते हैं, तो अलीमा से क्या उम्मीद लगाए वो? देखा नहीं क्या कैसे पूर्णिमा की जेठानी की बहू ने अपनी सास के दिए गले के नेकलेस को आउट ऑफ डेट बताकर उसे तोड़वा कर नया बनवा लिया था, और बेचारी सास मुंह ताकते रह गई थी, कुछ बोल ही नहीं पाई वो, जबकि वह खानदानी नेकलेस था। मम्मा मैं आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम साथ बैठकर पियेंगे, ओके? अलीमा ने इतने प्यार से कहा कि न चाहते हुए भी पूर्णिमा मुस्कुरा उठी। अलीमा समझ गई कि पूर्णिमा उसे कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन उसने फिर उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मन में बात तो उमड़ घुमड़ कर ही रही थी। अलीमा है तो पूर्णिमा की बहू, लेकिन दोनों के बीच माँ बेटी जैसा प्यार था, दोनों में सहेलियों जैसा हंसी मजाक भी चलता, तो फिर गलती करके वह पूर्णिमा उसे डांट भी दिया करती थी। घर में जब उकताहट होने लगती तो दोनों सास बहू चाट पकौड़ी खाने के बहाने घर से निकल पड़ती और ढेर सारी शॉपिंग कर घर लौटती थी।
कभी किसी रोज उनका खाना पकाने का मन नहीं होता तो दोनों आपसी सहमति से बाहर से ही कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेती और फिर खूब मजे से नेटफ्लिक्स पर अपनी मनपसंद फिल्म लगाकर देखती। अजब ही कहानी है इन सास बहू की। अलीमा को वह सिर्फ 1 साल में से जानती है, लेकिन लगता है उससे उसका वर्षों का रिश्ता है। अपने इकलौते IIT इंजीनियर बेटे के मुंह में जब पूर्णिमा और रजत ने यह सुना कि वह अपने ही ऑफिस में काम करने वाली अलीमा नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, तो दोनों शॉक रह गए थे। रजत तो एकदम से आग बबूला हो गया था और अपना आपा खोते हुए बोला था कि इस घर में कभी कोई क्रिश्चियन लड़की हमारी बहू बनकर नहीं आ सकती, और अगर आलोक उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता तो वह इस घर को छोड़कर जा सकता है। आलोक ने भी तैश में आकर बोल दिया था कि ठीक है, वह इस घर से निकल जाएगा, पर अलीमा को कभी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। वो बाप बेटे के बीच की रोज की खींचातानी से पूर्णिमा पीस रही थी। घर का माहौल बिगड़ रहा था सो अलग, और यह सब हो रहा था उस अलीमा की वजह से। उसने ही बाप बेटे के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा की थी कि वे एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। उनके बीच बात की शुरुआत झगड़े से शुरू होकर झगड़े पर ही खत्म होती थी। इधर पूर्णिमा न तो अपने बेटे को समझा पा रही थी और न ही पति को। किसी एक का साथ देती तो दूसरे की नजरों में बुरी बन जाती। वो अजीब ही स्थिति हो गई थी उनकी इस घर में। वैसे अगर आलोक अपनी जगह सही था तो रजत भी कहाँ गलत थी। कोई भी बाप यह कैसे सहन कर सकता है कि उसका बेटा जात बिरादरी के बाहर जाकर शादी करे, वह भी एक ऐसी लड़की से जिसके माँ बाप का तलाक हो चुका है। आखिर रहना तो उसे इसी समाज में है, और कल को उन्हें अपनी बेटी मीठी की भी तो शादी करनी है ना। कौन करेगा फिर उससे शादी जब पता चलेगा कि पूर्णिमा और रजत ने एक क्रिश्चियन बहू उतारी है तो। लेकिन यह बात आलोक समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए पूर्णिमा ने फैसला किया कि वह अलीमा से मिलकर उसे समझाएगी कि वह उसके बेटे की जिंदगी से खुद ही निकल जाए। इसके लिए वह उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थी। लेकिन अलीमा से मिलकर पूर्णिमा के सारे फैसले धरे के धरे रह गए। इतनी मासूम बच्ची थी वह कि उसे देखते ही पूर्णिमा को उससे प्यार हो गया, और जब झुककर उसने पूर्णिमा के पांव छुए और माँ कहकर उसके गले लग गई तो पूर्णिमा का रोम रोम सिहर उठा। लगा जैसे मीठी उसके गले लग रही हो। कुछ तो बात है इस लड़की में। ऐसे ही नहीं, आलोक इससे खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। अपने मन में ही सोच पूर्णिमा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि यह लड़की उसके घर की बहू बनेगी। घर आकर पूर्णिमा ने रजत को विस्तार से सब कुछ बताया और कहा कि वह जरा ठंडे दिमाग से सोचे और जिंदगी आलोक को गुजारनी है अलीमा के साथ, तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। आज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर वह माँ बाप अपने बच्चों को अपनी सोच के दायरे में बांधने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन बच्चे वह दायरा तोड़कर बाहर निकल जाएं और फिर कभी वापस ही ना आए। इसलिए कह रही हूँ कि तुम एक बार अलीमा से मिलकर तो देखना कैसे तुम्हारा भी दिल पिघल जाएगा उससे मिलकर। पूर्णिमा के बहुत समझाने पर रजत उससे मिलने के लिए राजी तो हो गया, पर मन से नहीं। लेकिन जब वह अलीमा से मिला तो लगा शायद वह खुद ही भी आलोक के लिए इतनी अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाता। रजत ने खुले दिल से आलोक और अलीमा की शादी की रजामंदी ही नहीं दी, बल्कि पूरे धूमधाम से पूरे समाज के सामने अपने बेटे का विवाह भी किया और ग्रैंड पार्टी रखी शहर के बड़े होटल में,
जात बिरादरी के लोग भी मौजूद थे। सामने से तो नहीं, पर वे पीठ पीछे कहने से बाज नहीं आए कि क्या अपने जात बिरादरी में लड़की कम पड़ गई थी जो ये लोग क्रिश्चियन बहू उठा लाए अपने बेटे के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन्हें रत्ती भर भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि लोग पीठ पीछे उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फर्क तो इस बात से पड़ा कि आलोक और अलीमा एक दूसरे के साथ कितनी खुश दिख रहे हैं। जानबूझकर अलीमा पूर्णिमा को बाहर घुमाने ले गई, मूड थोड़ा ठीक हो, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। पूर्णिमा की चुप्पी जब अलीमा के बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब उसने आलोक से बात की, लेकिन वो कहने लगा कि उसे क्या पता पूर्णिमा क्यों उदास है, हुई होगी रजत से किसी बात पर झगड़ा। मीठी बेंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो पूछने पर उसने भी बात दोहराई। शायद रजत ने पूर्णिमा का झगड़ा हुआ होगा, लेकिन उनका मूड ऑफ होगा। रजत ने पूछा तो बोला नहीं तो, लेकिन लग रहा है पूर्णिमा लड़ने के मूड में है, इसलिए उसे बचकर रहना होगा। रजत की बात पर अलीमा को हंसी आ गई। पापा सच में बताइए ना, मम्मा उदास क्यों हैं? कल मैंने मम्मा को उनकी अलमारी में कुछ निकालते देखा, पर मुझे देखकर उसे अलमारी में छुपा दिया। क्या चीज हो सकती है, आपको पता है? उस पर रजत कहने लगा कि हाँ पता है उसे। क्या? बताइए ना प्लीज पापा। रजत बताने लगा कि उसके पास उसकी माँ की एक आखिरी निशानी बनारसी साड़ी थी जो दीपावली के पटाखों से जल गई थी। उसने सोचा था उस बनारसी साड़ी को वह अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर पहनेगी, लेकिन अब तो पहन ही नहीं सकती ना, और इसलिए भी दुखी है कि कल ही के कल उसकी माँ का देहांत हुआ था। ओह, तो इसलिए मम्मा उदास है, इसलिए मम्मा कल रो रही थी। अपने मन में सोच अलीमा सोचने लगी कि ऐसा क्या करे जिससे पूर्णिमा की खुशी वापस आ जाए। लेकिन क्या? मिठी को फोन लगाकर पूछा तो वह कहने लगी कि उनके पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वह साड़ी माँ को बहुत अजीज थी। याद है उसे कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में जब उसने वह साड़ी पहनने के लिए मांगी थी, तब पूर्णिमा ने यह कहकर उस साड़ी को देने से मना कर दिया था कि एकदम अल्लड़ हो तुम, फाड़ दोगी, इसलिए कोई दूसरी साड़ी पहन लो। समझ गई अलीमा की बात क्या है, और वह समझ गई अलीमा की बात क्या है, और वह साड़ी पूर्णिमा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उस रोज जब पूर्णिमा किसी काम से घर के बाहर गई थी, तब अलीमा ने उसके अलमारी से वह साड़ी निकाल कर देखा। सच में साड़ी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका आंचल बुरी तरह से जल चुका था, बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं बची थी। देर रात तक अलीमा यही सोचती रही कि ऐसा क्या करे वो जिससे पूर्णिमा की खोई खुशियां वापस लौट आए। आलोक सुनो ना, मम्मा पापा के 25th एनिवर्सरी पर हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे? आलोक का ध्यान अपनी तरफ करते हुए अलीमा बोली। क्या देंगे? शहर के सबसे बड़े होटल में उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखेंगे, आलोक बोला। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और सोचो ना, अलीमा बोली। तो हम उनके लिए एक बढ़िया मॉडल की गाड़ी गिफ्ट करते हैं, आलोक ने दिमाग चलाया। नहीं, कुछ ऐसा जिसे देखते ही मम्मा का चेहरा खिल उठे, अलीमा बोली। तो फिर तुम ही सोचो क्या देना है, क्योंकि तुम में ही ज्यादा दिमाग है, खिंचते हुए आलोक बोला। सो तो है, बोलकर अलीमा खिलखिला पड़ी, तो आलोक ने उसे गुर्रा कर देखा। जस्ट जोकिंग, बोलकर अलीमा ने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन सवाल तब भी वही था कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे पूर्णिमा का चेहरा खिल उठे।
अपनी सोच में डूबी अलीमा यूं ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी कि एक जगह उसका हाथ रुक गया। सोच लिया उसने कि 25th एनिवर्सरी पर वह पूर्णिमा को क्या गिफ्ट देगी। मम्मी, ये लहंगा कितना सुंदर है ना? सुबह की चाय पीते हुए अलीमा बोली तो अपने चश्मे को ठीक करते हुए पूर्णिमा कहने लगी कि हाँ, सच में बड़ा ही खूबसूरत लहंगा है ये तो। मम्मा, आप यह लहंगा बहुत खूबसूरत, आप पर यह लहंगा, मम्मा आप पर यह लहंगा बहुत खूबसूरत लगेगा सच में। उसकी बात पर पूर्णिमा को हंसी आ गई कि अब इस उम्र में वह लहंगा पहनेगी। क्यों नहीं पहन सकती? आप लहंगा अपनी 25th एनिवर्सरी पर आप लहंगा ही पहनोगी बस। एक बच्ची की तरह वह जिद करती हुई अलीमा बोली तो पूर्णिमा को कहना पड़ा, ठीक है भाई, पहन लेंगी वो लहंगा अपनी एनिवर्सरी पर, लेकिन फिर उसे भी लहंगा पहनना पड़ेगा। ओके डन, बोलकर अलीमा बच्ची की तरह पूर्णिमा के गले से लिपट गई। चलो, लहंगा पहनने के लिए तो मैंने मम्मा को राजी कर लिया, लेकिन अब आगे के प्लान के लिए मुझे बुद्धू आलोक सॉरी पतिदेव की मदद लेनी होगी। अपने मन में सोच अलीमा ने एक गहरी सांस ली और आलोक को सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा कि उसे अपनी मदद करनी होगी। तो वह मान तो गया, लेकिन अलीमा को छेड़ते हुए बोला कि इसके लिए उसे घूस देनी पड़ेगी। घूस? क्या घूस देनी होगी? लेकिन क्या घूस चाहिए तुम्हें? सुने तो जरा। अलीमा की बात पर आलोक ने आंख मारते हुए कहा कि रोज उसे आलोक को ढेर सारी पप्पी देनी पड़ेगी। ओहो, तो जनाब मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, बोलकर एक जोर की पप्पी आलोक के गाल पर जड़ते हुए अलीमा ने उसे थैंक यू कहा और अपने काम में लग गई। पूर्णिमा को कोई शंका न हो इसलिए यह सुनकर उसने उसे रजत के साथ फिल्म देखने जाने के लिए राजी कर लिया। इस बीच वह अपने काम को अंजाम देने में लग गई। रजत और पूर्णिमा की 25th शादी की सालगिरह की पार्टी घर पर ही रखी गई थी, जहां रजत, आलोक, अलीमा के दोस्तों के अलावा और भी कई मेहमान को बुलाया गया था। अमेरिका के रजत की बहन और बेंगलोर से मीठी भी आ चुकी थी। घर में खूब रौनक थी। पूर्णिमा को तैयार करने के लिए अलीमा ने पार्लर वाली को घर पर ही बुला लिया था। मम्मा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। एक प्यारा सा गिफ्ट का पैकेट पूर्णिमा की तरफ बढ़ाते हुए अलीमा बोली तो पूर्णिमा कहने लगी कि इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मम्मा, लेकिन पहले आप इस पैकेट को खोलो तो सही, देखो तो यह गिफ्ट कैसा है। अलीमा का कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं पूर्णिमा इस गिफ्ट को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं गुस्सा न हो जाए। आलोक भी सांस रोक के खड़ा था, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा ने वह पैकेट खोला, अवाक उसे देखती रह गई। ये क्या है बेटा? ये तो मेरी माँ की साड़ी जैसी दिख रही है, लेकिन ये तो लहंगा। मम्मी, मैंने आपको माँ की बनारसी साड़ी जो दीपावली में पटाखे से जल गई थी, उसे लहंगे का रूप दे दिया। कैसा लगा बताओ ना मम्मा? पसंद आया आपको यह लहंगा? पसंद? उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में उसकी माँ की साड़ी का बना लहंगा है, वो भी इतना खूबसूरत। लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है कि वह क्या बोले। बस उसके आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, यह सोचकर कि क्या वह अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर माँ की बनारसी साड़ी पहन सकती है। हाँ, भले ही साड़ी का रूप बदला है, पर है तो उसकी माँ की बनारसी साड़ी ही ना। साड़ी से
बने लहंगे को अपने सीने से लगाकर पूर्णिमा फफक पड़ी। जब उसने वह लहंगा पहना तो लगा उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही है, और यह सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ उसकी बहू अलीमा की वजह से। अपनी बहू को अपने सीने से लगाकर पूर्णिमा ने जाने कितनी बार उसे चूमा। प्यार करते हुए बोली, कितनी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। और बेटा कुछ नहीं, आलोक ने मुंह बनाया तो पूर्णिमा उसे भी प्यार करने लगी। वैसे मम्मा, अलीमा का मतलब ही होता है समझदार, बुद्धिमान, संस्कारी, शक्तिशाली। इसलिए तो मैंने इसे चुना अपने लिए। आलोक की बात पर जहाँ सब हंस रहे थे, वहीं पूर्णिमा माँ की बनारसी साड़ी से बने लहंगे को प्यार से सहला रही थी।